Let's continue our revision of CA Final Customs Act with the topic of faceless assessment. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इसमें 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव तो होगा व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट, तो हमें एक्सप्लेन करना होगा ये क्या होता है। फिर आगे क्वेश्चन का एक और पार्ट होगा राइट की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेसलेस असेसमेंट, तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी हमें लर्न करने हैं। अब लर्न करना ईजी हमारे लिए तब होगा जब हम कंसेप्ट समझेंगे कि ये होता क्या है। सो लेट्स सी। अब फेसलेस असेसमेंट की प्रोविजंस अगर जब एप्लीकेबल नहीं थे तो नॉर्मल प्रोसेस होता क्या था, पहले वो समझते हैं। कस्टम पोर्ट पे कोई गुड्स आए और एक इंपोर्टर है जिसके वो गुड्स है। इंपोर्टर क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा क्योंकि उन गुड्स को क्लियर करना है, एसेस करना है। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करके एक प्रॉपर ऑफिसर को देगा और एक असेसिंग ऑफिसर एओ असाइन हो जाएगा इस गुड्स के लिए। ये एओ जिस कस्टम पोर्ट पे, लेट्स से कस्टम पोर्ट का नंबर है कस्टम पोर्ट 1, ये एओ भी कस्टम पोर्ट 1 पे ही काम करता है। यानी कि जिस पोर्ट पे गुड्स आए उसी पोर्ट पे असेसिंग ऑफिसर है। इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री दिया तो ये अब इसको असेस करेगा। अब इस पूरे सिचुएशन में या इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। लेट्स से ये जो इंपोर्टर है इसको अपना सामान जल्दी क्लियर कराना है, या इसके गुड्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलाउड नहीं है या जिस पे टैक्स ज़्यादा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, कुछ गड़बड़ है। तो इंपोर्टर क्या ट्राई करेगा कि असेसिंग ऑफिसर को ब्राइब कर सके, कोई पेमेंट दे सके ताकि इसका सामान स्मूथली स्विफ्टली इसको क्लियरेंस मिल जाए। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर भी इस लालच में आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि एओ खुद ही इससे ब्राइब मांग ले किसी भी काम कराने के लिए। होता है ना, गवर्नमेंट वर्क है, कराने के लिए ब्राइब ले सकता है, करप्शन हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम तो थी कॉस्ट की, कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। सेकेंड प्रॉब्लम ये मान सकते हैं कि लेट से इंपोर्टर और एओ के बीच में कोई पर्सनल इश्यूज है। हो सकता है इंपोर्टर की पहले कोई कंसाइनमेंट आई हो, उसकी वजह से एओ और इंपोर्टर के बीच में कोई पर्सनल इश्यूज आ गए। अब इस वजह से एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर अपनी जो भी खुंदस है वो निकालेगा इंपोर्टर पे। इसकी वजह से इसका काम ये डिले कर सकता है, डैट इज दूसरी प्रॉब्लम आ गई डिले की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी जब इंपोर्टर और एओ को पता होता था कि एओ को पता है कि इंपोर्टर कौन है, इंपोर्टर को पता है असेसिंग ऑफिसर कौन है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा दोनों एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखेंगे, शक्ल ही नहीं दिखाओ एक दूसरे को। इसलिए बना फेसलेस असेसमेंट। असेसमेंट होगी बिना मुंह दिखाई के। कैसे होगा, तो आओ पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने कैसे निकाला। व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट? इट इज अ मेजर कस्टम रिफॉर्म। एक बहुत बड़ा कस्टम में रिफॉर्म लेके आए वेयर अ बिल ऑफ एंट्री इज असाइंड टू एन एओ assessing officer who is physically located at a custom station which is not the port of import in the custom automated system। हुआ क्या, गवर्नमेंट ने कहा कि जिस कस्टम पोर्ट पे गुड्स आए हैं, कस्टम कौन से कस्टम पोर्ट पे आए हैं, पोर्ट नंबर 1 पे। इंपोर्टर जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तो ये बिल ऑफ एंट्री एओ 1 पे नहीं जाएगी, बट कस्टम पोर्ट 2 पे, 3 पे, 4 पे, पूरे इंडिया में जितने भी कस्टम पोर्ट है कहीं पे भी वहां पे किसी एओ को भेजी जाएगी। इन कस्टम पोर्ट पे जो एओ बैठा है वहां पे ये बिल ऑफ एंट्री ट्रांसफर करी जाएगी। इससे होगा क्या, इंपोर्टर को नहीं पता किसके पास गई, इस एओ को भी नहीं पता ये इंपोर्टर कौन है, दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं। गुड्स यहाँ पे आए हैं, क्लियरेंस यहाँ पे हो रही है कस्टम पोर्ट पे, तो इससे थोड़ा सा टाइम और कॉस्ट की बचत होगी। इट separates the assessment process from the physical location of port of import using a technology platform। वही बात कर रहे हैं कि असेसमेंट की प्रोसेस को सेपरेट कर दिया है। फेसलेस असेसमेंट में जिस पोर्ट पे सामान आएगा उस पोर्ट पे असेसमेंट नहीं होगी, उस पोर्ट का एओ उस गुड्स को असेस नहीं करेगा। कहीं और मुंबई में सामान आया, चेन्नई में जाके असेसमेंट होगी, ठीक है। बट एज अ इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये बैकएंड में गवर्नमेंट अपने सर्वर पे, अपने सिस्टम पे खुद करेगी, पोर्टल पे। यहीं पे मैंने ये चीज़ लिखी है दैट फ्रॉम एन इम्पोर्टर्स परस्पेक्टिव देयर विल बी नो चेंजेस टू द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्टर तो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा कहाँ पे, आइसगेट पोर्टल पे। He will continue to file his documentations including bill of entry and supporting documents on this portal। तो इंपोर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपोर्टर के लिए कोई प्रोसेस चेंज नहीं है। होगा क्या, इंपोर्टर जैसे ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम पे, जो कस्टम्स का ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ पे प्रोसेस होगा कि हाँ जी गुड्स आए हैं पोर्ट नंबर 1 पे, तो ये बिल ऑफ एंट्री पोर्ट नंबर 1 की जगह कहीं और भेजो, कहीं भी भेजो, किसी भी पोर्ट पे, किसी भी कस्टम स्टेशन पे भेजो, बट नॉट एट द कस्टम पोर्ट वेयर गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। अब इसी लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, इतनी जो भी मैंने चीजें बताई, डिटेल्स बताई, उसको माइंड में रखें। तो इट इज अ मेजर रिफॉर्म वेयर अ बिल ऑफ एंट्री इज असाइंड टू एन असेसिंग ऑफिसर हु इज physically located at a custom station which is not the port of import। ऐसे कस्टम स्टेशन पे एओ फिजिकली लोकेटेड है जहां पे जो पोर्ट ऑफ इंपोर्ट नहीं है, यानी कि जहां पे गुड्स नहीं आए। ठीक है, फिर इसी प्रोसेस को ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल असेसमेंट, क्योंकि ऑनलाइन हो रही है, या एनोनिमाइज्ड असेसमेंट। एनोनिमाइज्ड मतलब एक तरीके से सीक्रेटली हो रही है, यानी कि पर्सन की आइडेंटिफिकेशन नहीं पता हमें। इधर हमें एओ की आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, इंपोर्टर को नहीं पता कि एओ कौन है, तो इंपोर्टर जाके ब्राइब नहीं कर सकता इसे। इंपोर्टर मुंबई में है, एओ चेन्नई में बैठा है, तो एक दूसरे के ये मुंह ही नहीं लगेंगे। कहते नहीं मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, तो ये मुंह लगेंगे ही नहीं एक दूसरे के। इट इज अ फेसलेस असेसमेंट। इससे होगा क्या, दिस इंश्योर्स ऑब्जेक्टिव, फ्री, फेयर एंड जस्ट असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव होगी, फ्री होगी, फेयर होगी, जस्ट होगी, मतलब बिल्कुल ही सही एक्चुअल असेसमेंट होगी। इसका पर्पस है टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट फॉर द एग्जिम कम्युनिटी। एग्जिम मतलब EX यानी एक्सपोर्ट, IM मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम्युनिटी एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बेनिफिट के लिए बना गया है, ताकि उनका टाइम भी बचे, उनकी कॉस्ट भी बचे। फिर कहते हैं ये जो फेसलेस असेसमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रिफॉर्म प्रोग्राम। ये एक बड़े प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट है। उस प्रोग्राम का नाम है, जो गवर्नमेंट ने उस प्रोग्राम का नाम रखा है, तुरंत कस्टम, यानी कि काम तुरंत हो जाए, कोई डिले ना हो, तुरंत हो जाए, इसलिए नाम ही उस प्रोग्राम का रख दिया तुरंत कस्टम। दैट स्टैंड्स ऑन द पिलर्स ऑफ फेसलेस, जो हमने अभी पढ़ा, कॉन्टैक्टलेस, यानी एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता ए और इम्पोर्टर, और पेपरलेस, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ऑनलाइन होगा सारा काम, पेपरलेस, कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये तो था फेसलेस असेसमेंट की पूरी कहानी, जो हमारे स्टडी मटेरियल में है। फिर आते हैं कि फेसलेस असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऊपर हमने थोड़े से ऑब्जेक्टिव पढ़े कि इट एम टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है इसका। बट ये 4 ऑब्जेक्टिव्स और हम समझते हैं इसको। नंबर 1, इट सेज टू रिड्यूस द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन ट्रेड एंड कस्टम। अब एओ और इंपोर्टर एक दूसरे के मुंह नहीं लगेंगे, तो दोनों के बीच में कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है। इंपोर्टर है कस्टम पोर्ट नंबर 1 पे, एओ है कस्टम पोर्ट नंबर 2 पे, दोनों के बीच में फिजिकल इंटरफेस नहीं है। ट्रेड मतलब इंपोर्टर, कस्टम मतलब कस्टम डिपार्टमेंट, तो रिड्यूस हो गया इनका फिजिकल इंटरफेस काफी हद तक, एक दूसरे से ये मिलना जुलना इनका फिजिकली नहीं होगा। सेकेंड, इट सेज स्पीडियर कस्टम क्लियरेंस थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। देखो, हमें ये तो समझ आया स्पीडियर कस्टम क्लियरेंस होगा, टाइम एंड कॉस्ट बचेगा, बट कैसे? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से इंडिया में 3 पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। ठीक है, हर पोर्ट पे 10 असेसिंग ऑफिसर्स है। अब पोर्ट नंबर 1 पे किसी एक स्पेसिफिक डे पे 100 बिल ऑफ एंट्री फाइल करी गई। ठीक है, पोर्ट नंबर 2 पे सिर्फ 50 बिल ऑफ एंट्री फाइल करी गई, पोर्ट नंबर 3 पे 20 बिल ऑफ एंट्री फाइल करी गई। अब अगर फेसलेस असेसमेंट ना होता
तो क्या होता, ये सारी 100 बिल ऑफ एंट्री पोर्ट नंबर 1 पे जाती, 100 बिल ऑफ एंट्री एक ही पोर्ट पे जाती है, और असेसिंग ऑफिसर कितने, 10, हर एक के हिस्से में कितनी आई, हर असेसिंग ऑफिसर 10 बिल ऑफ, एक ऑफिसर 10 बिल ऑफ एंट्री हैंडल करेगा। यही पोर्ट नंबर 2 पे 50 जाती, हर एक असेसिंग ऑफिसर 5 एंट्री हैंडल करेगा। पोर्ट नंबर 3 पे 10 ऑफिसर्स है, बिल ऑफ एंट्री काफी कम है, हर एक ऑफिसर के हिस्से में सिर्फ 2 एंट्री आई। पहले वाले तो काम के बोझ पे दबे पड़े हैं, एक ऑफिसर के पास 10 एंट्री, दूसरे वाले भी दबे पड़े, एक के पास 5, तीसरे वाले तो मजे कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही बिल ऑफ एंट्री है, 9 घंटे की शिफ्ट है, बस 2 घंटे में काम खत्म करके 7 घंटे आराम। ठीक है, यहाँ पे मैन पावर आइडल बैठी है, यूज ही नहीं हो पा रही। तो फेसलेस असेसमेंट से हुआ क्या, फेसलेस असेसमेंट से हमने कहा कि जिस पोर्ट पे बिल ऑफ एंट्री आई है, जिस पोर्ट पे गुड्स आए हैं, उस पोर्ट की बिल ऑफ एंट्री पोर्ट नंबर 1 पे नहीं जाएगी, पोर्ट नंबर 2 या 3 पे हम ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज व्हाट द मेन थीम ऑफ दिस फेसलेस असेसमेंट, कि पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पे जाए। यहाँ पे मैन पावर खाली बैठी है, अगर इनको और एंट्रीज दे दे कि तू भी 3 कर ले, तू भी 2 और कर ले, किसी भी तरीके से बांट दिया, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया मैन पावर का। इससे क्या हुआ, काम जल्दी हो गया, स्पीडियर हो गया। ठीक है, इस एग्जांपल से ये एग्जांपल पॉइंट याद रहेगा ऑब्जेक्टिव, कि स्पीडियर कस्टम क्लियरेंस थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो 3 और 4 है, इसको हम एक साथ समझते हैं। लेट्स सी, ये कहता है ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट अक्रॉस लोकेशंस एंड प्रमोटिंग सेक्टर स्पेसिफिक एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन असेसमेंट। क्या कहना चाहता है ये, देखो एग्जांपल लेते हैं, वही 3 पोर्ट्स हैं हमारे पास पूरे इंडिया में, 1, 2 एंड 3। पोर्ट नंबर 1 पे बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, लेट्स से 20 बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई और 30 बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई। ये जो 20 बिल ऑफ एंट्रीज है, ये जो गुड्स है पर्टेन करती है लेट्स से मिनरल्स से, मिनरल्स और केमिकल्स। और ये जो 30 बिल ऑफ एंट्रीज फाइल हुई है, ये डील करती है विद एनिमल्स, कि एनिमल्स इंपोर्ट हुए, एनिमल्स हो गया, लाइफ स्टॉक हो गए, या फूड आइटम्स हो गई। ठीक है, ऐसी आइटम्स है, यानी कि गुड्स हो गए एनिमल्स, फूड आइटम्स, और यहाँ पे गुड्स है मिनरल्स और केमिकल्स। ये नंबर छोड़ दो, चाहे 20 या 30, इसका हम ध्यान नहीं देते हैं इस एग्जाम्पल में। बस इतना देखते हैं कि ये जो बिल ऑफ एंट्री है, ये मिनरल्स से डील करती है। ये बिल ऑफ एंट्री जो गुड्स आए हैं, यहाँ पे इम्पोर्टर ने एनिमल्स या लाइफ स्टॉक, यानी कि गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ बकरी हो गई, वो सब मंगाए हैं। ये सारे एनिमल्स भी इम्पोर्ट होते हैं, हॉर्सेज इम्पोर्ट होते हैं, या फूड आइटम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोर्ट 1 में 10 असेसिंग ऑफिसर है, अब इनको हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स के लिए नॉलेज है या नहीं है, नो आइडिया, हमें नहीं पता इनको नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि देखो केमिकल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, इस पे स्पेशलाइजेशन सबको तो हो नहीं सकती। तो ये 10 एओ क्या करेंगे, कस्टम एक्ट पढ़ेंगे, कस्टम लॉ पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे, सर्कुलर्स देखेंगे, उसके बेसिस पे इसकी असेसमेंट कर देंगे। ठीक है, ये पहले होता था फेसलेस असेसमेंट की से, ये बिल ऑफ एंट्री तो पोर्ट 1 पे जाएगी, ये 10 के 10 एओ को मिनरल्स या केमिकल्स की नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं है बट कस्टम एक्ट की नॉलेज है, कस्टम एक्ट में मिनरल्स और केमिकल्स के अलग अलग टैरिफ वैल्यू, HSN कोड सब कुछ दे रखा है, उसके बेसिस में अपनी असेसमेंट कर देंगे। पोर्ट 2 पे भी सेम एंट्री फाइल हुई है, मिनरल्स और केमिकल्स और एनिमल्स की, सेम। यहाँ के ऑफिसर्स अपने हिसाब से क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करेंगे लॉ को, और उस हिसाब से असेसमेंट कर देंगे। ठीक है, पोर्ट 3 में भी ऐसा होगा, अपने हिसाब से असेसमेंट कर देंगे। यानी कि तीनों पोर्ट्स पे सेम मटेरियल के लिए, चाहे मिनरल है, केमिकल्स है या एनिमल्स है, अलग अलग असेसमेंट हो रही है। क्योंकि हो सकता है पोर्ट 3 में जो असेसिंग ऑफिसर है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, ही इज हाईली स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद केमिकल्स। जो 10 एओ है उनमें से लेट्स से 7-8 एओज ये सारे के सारे केमिकल्स डील करने में या मिनरल्स डील करने में हाईली स्पेशलाइज्ड है, तो ये तो बिल्कुल सही असेसमेंट करेंगे। बाकी दो को जो लॉ समझ आया उस हिसाब से कर दिया। ठीक है, कच्चा पक्का जो समझ आया उस हिसाब से हम अपनी नॉलेज की बेसिस पे कर दी। अब इससे क्या हुआ, असेसमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने सेक्टर्स वाइज
अपनी एक लिस्ट बना रखी है कि पोर्ट 3 अगर केमिकल में स्पेशलाइज है तो इसको केमिकल का ही सारी बिल ऑफ एंट्री पूरे इंडिया में, या पोर्ट 3 है या पोर्ट 4 है, 2 पोर्ट है जो केमिकल के लिए ही रिलेट कर दिए। तो पूरे इंडिया में कोई भी अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जो केमिकल से डील करती है, मिनरल से डील करती है, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये सेक्टर स्पेसिफिक है। सिमिलरली जो पोर्ट नंबर 2 है, लेट से ये एनिमल से डील करने में स्पेशलाइजेशन है, तो पूरे इंडिया में जो एनिमल या फूड आइटम से बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी पोर्ट 2 में कर दो। इससे क्या होगा, एक तो असेसमेंट में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। असेसमेंट में यूनिफॉर्मिटी मतलब अगर एनिमल्स पे पहले क्या हो रहा था कि कोई कस्टम ड्यूटी लगा रहा था 20% अपने अपने लॉ पढ़ के, कोई लगा रहा था 22%, कोई लगा रहा था 18%, अलग अलग चीज़ें निकाल रहे थे, अलग अलग वैल्यू, अलग अलग असेसमेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी। तो इससे होगी ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस लोकेशंस एंड सेक्टर स्पेसिफिक एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन असेसमेंट। सेक्टर की स्पेशलाइजेशन बन गई और फंक्शन की भी स्पेशलाइजेशन की कौन कौन से फंक्शन पे स्पेशलाइज करता है एओ, या कौन सा पोर्ट कौन से फंक्शन पे स्पेशलाइज करता है, उस हिसाब से असेसमेंट होगी। तो इस तरीके से बाइफिकेट करा गया। सो आई होप ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव्स समझ आए कि सबसे पहले फिजिकल इंटरफेस कम हो गया, स्पीडी कस्टम क्लियरेंस हो रही है ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर। दो हो गए यूनिफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट एंड सेक्टर स्पेसिफिक एंड फंक्शन स्पेशलाइजेशन। तो ये था हमारा पूरा फेसलेस असेसमेंट जो हमारा सीए फाइनल के सिलेबस में है। ठीक है, कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कस्टम्स ऑडिट। छोटा सा टॉपिक, 5 मिनट में हम खत्म करते हैं। लेट्स सी। प्रॉपर ऑफिसर may carry out the audit of assessment of imported और exported goods। प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट किस किस का कर सकता है? सबसे पहले असेसमेंट का ऑडिट कर सकता है। एओ ने जो असेसमेंट करी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स की, असेसमेंट का ऑडिट हो सकता है। और ऑडिट ऑफ एन ऑडिटी अंडर दिस एक्ट, प्रॉपर ऑफिसर में कैरी आउट द ऑडिट ऑफ द असेसमेंट, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज ऑडिट ऑफ द ऑडिटी अंडर दिस एक्ट। ऑडिटी का भी ऑडिट हो सकता है। ऑडिटी कौन है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑडिट कहाँ पे होगा? ईदर इन द प्रॉपर ऑफिसर ऑफिस, जो पीओ का ऑफिस है वहाँ पे ऑडिट हो सकता है, या प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिटी, ऑडिटी के अपने ऑफिस में प्रीमाइस में वहाँ पे ऑडिट हो सकता है। ठीक है, 2 लोकेशंस है, या तो पीओ के ऑफिस में होगा या होगा प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिटी। अब ऑडिटी कौन होता है? For the purpose of this section, auditee means a person who is subject to an audit under this section and includes, auditee में कौन कौन आता है? Importer exporter आ गए। Custodian approved under section 45, हमने देखा था custodian एक approved होता है, approved custodian, तो वो आ सकता है यहाँ पे ऑडिट, उसका भी ऑडिट हो सकता है। लाइसेंसी ऑफ अ वेयर हाउस, वेयर हाउस का जो लाइसेंसी है उसका ऑडिट हो सकता है। या कोई भी ऐसा पर्सन कंसर्निंग देमसेल्व्स डीलिंग विद द गुड्स, जो गुड्स इंपोर्ट हुए या एक्सपोर्ट हुए उनसे अगर वो डील कर रहा है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इन क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, स्टॉकिंग, कैरिंग, सेलिंग और परचेजिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और ड्यूटेबल गुड्स, चाहे वो उन गुड्स को क्लियर करे, कहीं फॉरवर्ड करे, स्टॉक यानी कि गोडाउन में रखे, कैरी करे, सेल करे, परचेज करे, कुछ भी करे, यानी कि एनी अदर पर्सन जो गुड्स के साथ डील करता है उसका भी ऑडिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट सिर्फ इंपोर्टर एक्सपोर्टर का ही होगा, कस्टोडियन का, लाइसेंसी का, या एनी अदर पर्सन का। इसी पे हमारे स्टडी मैट पे एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि कैन द कस्टम ऑडिट कवर अ पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर। नॉर्मली हमें लगता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कस्टम में सिर्फ इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का ही ऑडिट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। कस्टम ऑडिट कैन कवर एनी पर्सन अदर देन इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, अगर वो कस्टोडियन है, लाइसेंसी है, या एनी अदर पर्सन डीलिंग देम विद द गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑडिट टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स फॉर 5 साल, 5 साल तक ऑडिट अपने रिकॉर्ड संभाल के रखेगा। इफ ऑडिट टू बी कंडक्टेड एट द प्रीमाइस, अगर ऑडिटी के घर पे यानी कि फैक्ट्री पे, ऑफिस में, वेयर हाउस पे ऑडिट करना है, प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिट, तो 15 दिन पहले बता दो। 15 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नॉक नॉक कौन है, ऐसे नहीं कर सकती कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका 15 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा।
फिर ऑडिटी अगर कुछ भी कॉन्ट्रावीन कर देता है इस प्रोविजन पे तो 50,000 तक की पेनल्टी इसको लग सकती है। फिर हम असिस्टेंस ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की, कैन बी अवेल्ड फॉर कंडक्टिंग दिस ऑडिट सच एज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसकी ले सकते हैं, या CWA वर्क्स अकाउंटेंट, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, IT प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर इन सब लोगों की मदद ले सकता है फॉर कैरिंग आउट दी ऑडिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, 5 साल तक अपने रिकॉर्ड्स को रखना है, 15 दिन का एडवांस नोटिस अगर ऑडिटी के घर जाके ऑडिट करना है, और अगर ऑडिटी ने, ऑडिटी कौन है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, लाइसेंसी, कस्टोडियन, एनी अदर पर्सन, कुछ भी पेनल्टी इस पर लग सकती है 50,000 की अगर कोई भी प्रोविजन इसको कॉन्ट्रावीन कर दे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट स्टिल, एक होता है ट्रांजेक्शन बेस्ड, एक होता है प्रीमाइज बेस्ड। अब ये जो प्रीमाइज है ये वो वाली प्रीमाइज नहीं है जो हम ऊपर पढ़ते आए हैं कि ऑडिटी के प्रीमाइजेस में, ये अलग चीज है। लेट्स सी, अंडर ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट ट्रांजेक्शंस आर ऑडिटेड, हाउएवर TBA यानी कि ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट में सब्सिक्वेंटली भी कन्वर्टेड इनटू प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट, इसको प्रीमाइज में कन्वर्ट करा जा सकता है, बाकी ट्रांजेक्शन में सिर्फ ट्रांजेक्शन ऑडिट होती है, दैट्स ऑल। लेकिन प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट में क्या होगा, इन प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट पूरी डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगी, पूरा गहराई तक बिल्कुल जाया जाएगा डीप में कि क्या क्या चीज़ें उस डॉक्यूमेंट सारे सब कुछ चेक होगा। तो इन PBA कस्टम्स वुड रिव्यू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओवर अ गिवन पीरियड एंड चेक ऑल द रेलिवेंट कमर्शियल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, टू वेरीफाई द पर्टिकुलर्स डिक्लेयर्ड बाय द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें चेक होगी। Scope of PBA has extended by including other entities who are concerned with the import or exports, यानी कि कोई और एंटिटीज भी हम यहाँ पे कंसर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब, कोई इम्पोर्टर है, ठीक है, इसने कोई ब्रोकरेज फर्म या कोई ब्रोकर हायर करा है, कस्टम का ब्रोकर या एजेंट करा है, तो उन एंटिटीज पे भी एक्सटेंड हो सकता है, या उसके अलावा इस इम्पोर्टर की और कोई एंटिटी है उस पर भी एक्सटेंड हो सकता है। तो मतलब बिल्कुल ही डीप में एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गई, ठीक है, जैसे CBI करती है। The scope of PBA has been extended to include other entities who are concerned with the import or export. Further, board may also select any criteria or theme for the audit. कोई भी theme इसमें choose कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा काम का नहीं है जैसे मैंने कहा, बट एक आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन TBA PBA, तो बस ऐसे ही बना के लिख देना। रेलिवेंट फॉर MCQ एक चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल सुपरविजन, जो चीफ कमिश्नर है कस्टम्स का, he shall examine on a selective basis 5% of the audit reports. लेट्स से पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी 100 ऑडिट्स हुए, इसका 5% ऑडिट रिपोर्ट्स तो ये चेक करेगा, यानी कि 5 रिपोर्ट्स तो डिटेल्ड में चेक करेगा, एग्जामिन करेगा सिलेक्टिव बेसिस में 5% ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट selected randomly based on the quarterly report submitted by the audit commissionerates to ensure that the audit has been conducted as per prescribed procedures। ये चेक करने के लिए ऑडिट हुआ है प्रिस्क्राइब में। अब ये बेस्ड ऑन द क्वार्टरली रिपोर्ट, तो हो सकता है ये 3 महीने में करो, मैंने साल का एग्जांपल ले लिया, 3 महीने में 5% चेक करता है, बट मेन चीज़ है कि 5% ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये सिलेक्टिव बेसिस पे करता है। मेन चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, याद रखना अगर हो जाए तो। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, कस्टम्स ऑडिट और फेसलेस असेसमेंट हमने कवर करा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।